अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, कल भी हमने तफसीली बात की। अफगानिस्तान में मामलात फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और जो HBO पे दिया गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इंटरव्यू है, इन तमाम अहवाल से खासी टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। और अफगानिस्तान के मामले पर नाजरीन कल हमने इस पे कॉम्प्रिहेंसिव मजीद बात की थी, काफ़ी हमने थॉरो इस पूरे मुद्दे पर डिबेट किया था कि अब आने वाले दिनों में आइंदा क्या होगा। जाहिर है कोशिश ये होगी कि उस चीज़ की भी कंटिन्यूटी रखें, लेकिन नाजरीन इसी का एक दूसरा पहलू जो कि उतना ही अहम है वो है पाकिस्तान और भारत के मामलात, और इसमें कश्मीर का एक बहुत पिवटल रोल। नाजरीन, वैसे तो ये जो ओपिनियन पीस था वॉशिंगटन पोस्ट के लिए मारूफ जरीदा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो उसमें ओपिनियन पीस था, उसमें भी काफ़ी इन अहवाल से बात हुई, लेकिन स्पेसिफिकली फॉर दिस इंटरव्यू टू HBO नाजरीन इसमें ये भी न्यूक्लियर डेटरेंस के हवाले से वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो कोई न्यूक्लियर डेटरेंस की इन दोनों ममालिक को और बिलखुसूस पाकिस्तान को जरूरत ना पड़े। इंटरव्यूअर ने यह सवाल किया और एक पूरे इस पूरे चीज का पस मंजर ये बनाया कि चूंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ रहे हैं तो लिहाजा ये बाइस तशवीश है। इसके जवाब में नाजरीन इसको रिस्पॉन्ड करते हुए वजीर आजम इमरान खान का यह कहना था कि इस चीज की सिर्फ और सिर्फ बतौर डेटरेंस जरूरत है, क्योंकि भारत जैसा हॉस्टाइल नेबर होते हुए और इतने, क्योंकि पड़ोसी हम अपने बदल नहीं सकते हैं, तब्दील नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत का जो हॉस्टिलिटी का एलिमेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी न्यूक्लियर डेटरेंस होना जरूरी है, लाजिम व मलजूम है। और जाहिर है नाजरीन इस बात को अगर फैक्चुअली भी देखें तो 3 जंगें भारत के साथ हो चुकी हैं पाकिस्तान की, और जब से ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम में पाकिस्तान दाखिल हुआ है, जब से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर अटेन की है, उसके बाद से इस किस्म की कोई चीज नहीं हुई है। यानी कि बेपनाह स्किर्मिशेस के अग्रेशन के बावजूद भी दोनों जो ममालिक हैं वो जंग के दहाने पर नहीं पहुंचे हैं। 2019 की जो मिसाल है वो इसमें सबसे ज्यादा मिसाली है, जब सबसे ज्यादा तलखियां इन रीसेंट पास्ट हमने इन दोनों ममालिक के दरमियान देखी, लेकिन उसके बावजूद जंग को अवॉइड किया गया, और उसमें सबसे बड़ी वजह यही थी कि न्यूक्लियर डेटरेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर था। नाजरीन, इसमें कश्मीर का रोल बड़ा अहम है। आप तमाम को पता है कि इसमें हम इसके ऊपर भी मुतअद्दिद प्रोग्राम्स अपने कर चुके हैं, और कश्मीर के मामले पर नाजरीन जो मीडिएटर्स हैं, कुछ फ्रेंडली ममालिक जो कि इसमें सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, तमाम इतराफ से एक तो इस चीज को हम वेरीफाई कर चुके हैं कि यस, मीडिएशन की कोशिशें जारी हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान, बिलखुसूस कश्मीर के मामले पर। लेकिन नाजरीन इसमें भी बड़ी सारी चहमगोइयां सामने आई, लेकिन वंस एंड फॉर ऑल इन तमाम चहमगोइयों को पुट टू रेस्ट किया गया जब वजीर आजम इमरान खान और पाकिस्तान का बतौर रियासत एक मरतबा फिर से ये मौकफ सामने आया कि जब तक 5 अगस्त 2019 के जो इकदामात हैं और जो बर्बरियत है जो भारत की तरफ से कश्मीर पर की गई है, उनका स्पेशल स्टेटस छीनकर और उनके डेमोग्राफिक तब्दीलियों की कोशिश करने के हवाले से, जब तक इस पूरे इकदाम को वापस नहीं लिया जाता या इसका रिवर्सल नहीं किया जाता भारत की तरफ से, तब तक बातचीत का कोई रास्ता नहीं होगा। गालिबन ये वन ऑफ द रेयर टाइम्स है जब पाकिस्तान ने एक शर्त भारत के लिए लागू की है कि अगर इन सो एंड सो प्री रिक्विजिट्स पर पूरे उतरेंगे तो बातचीत होगी, वरना नहीं होगी। वरना जनरली स्पीकिंग इसका अदर वे अराउंड या उलट हुआ करता था कि भारत हम पे एक शर्त आयद करता था, एक दहशत गर्दी का एक इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर यह कहा जाता था कि जब तक इसके साथ पाकिस्तान अपने आप को मुंसलिक रखेगा तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। अब नाजरीन पाकिस्तान इसमें एक एज लेते हुए, एक सुपीरियर पोजीशन लेते हुए नजर आता है। अमन मुज़ाकरात का इन तमाम अहवाल के होते हुए क्या मुस्तकबिल बनेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको टेबल करेंगे। और जाहिर है नाजरीन ये इतना, क्योंकि हम तमाम के लिए एक कौमी नौयत का मामला है, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि पार्लियामेंट जानी चाहिए। पार्लियामेंट जाकर ही इन तमाम का हम एक फुल फ्लेज्ड सोल्यूशन निकालेंगे। पार्लियामान में इस वक्त जो हालात हैं यकीनन उसको देखकर तो नहीं लगता कि इतना अच्छा एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट हम करा पाएंगे, लेकिन फिर भी बात करने के लिए ये मुद्दा बुरा नहीं है कि क्या हम लोग इसके ऊपर भी जा सकते हैं कि पार्लियामेंट को बाकायदा तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के, सियासी अस्करी, उन तमाम को ऑन बोर्ड करके हम अपनी पॉलिसी इस हवाले से तश्कील दें। और ये भी बात है नाजरीन कि ये तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन अगर भारत का रुख करें, ये तो पाकिस्तान स्पेसिफिक हमने बात की, लेकिन अगर भारत को भी देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नाजरीन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, जिसमें महबूबा मुफ्ती और जो तमाम वो लीडरान थे, कश्मीरी लीडरान जिनको नजरबंद किया गया था या जिनको जेलों में रखा गया था, उनको भी मदऊ किया गया है। उनसे क्या अब तकाजे कर रही है मोदी हुकूमत और उनका क्या एजेंडा है
ये भी जानने की कोशिश करेंगे अपने आज के इस पूरे डिस्कशन में, और जाहिर है पॉलिटिकल भी इस पूरी चीज़ की ओरिएंटेशन साथ साथ रखेंगे। विदाउट फर्दर टू डू, यहाँ स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब, नामवर राइट्स एक्टिविस्ट हैं आप कश्मीर के और वाइस चेयरमैन जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट। वेलकम ऑन बोर्ड अल्ताफ साहब। नाजरीन बजरिया स्काइप मुझे ज्वाइन कर रही हैं सेनेटर डॉक्टर जरका सोहरवर्दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव इन तमाम अमूर पे हमारे साथ रखेंगी। वेलकम डॉक्टर साहिबा, सेनेटर साहिबा, फॉर योर प्रेजेंस। और साबिर बलोच साहब नाजरीन हमें बजरिया फोन ज्वाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन हमारे साथ हैं, फॉर्मर डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट। बहुत शुक्रिया साबिर साहब आपकी भी मौजूदगी के लिए। और नाजरीन प्रेसिडेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर डॉक्टर सरदार मसूद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और उन्हीं से इस बात का आगाज अगर कर लें, इनिशियल रिमार्क्स हम लोग प्रेसिडेंट साहब से ही मांग लें। वेलकम ऑन बोर्ड प्रेसिडेंट साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। एक तो बताइएगा, पाकिस्तान और भारत के हवाले से एक और मायने खेज ये बयान वजीर आजम इमरान खान की तरफ से हमने देखा। इनिशियल अपना इसके ऊपर एक रिएक्शन फरमाइएगा, बताइएगा क्या आपका ख्याल है कि न्यूक्लियर डेटरेंस की हमें जरूरत सिर्फ उसी वक्त है क्योंकि भारत जैसा हॉस्टाइल नेबर हमारे साथ है, और ये जो एपीसीज का इनेकाद मोदी हुकूमत कर रही है, ये इन तमाम की क्या वजह आप देखते हैं? क्या ये जो मीडिएशन का सिलसिला चल रहा है वो भी एक फैक्टर है कि अब ये एपीसी वगैरह बुलाई जा रही है मोदी हुकूमत की तरफ से? एक तो मुझे मौका देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कई मौज़ूआत वक्त उठाए हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए जो कन्वेंशनल कुव्वत है और न्यूक्लियर कुव्वत है, दोनों चाहिए, डिटेरेंस के लिए, मुदाफ़ियत के लिए और किसी भी जारियत को रोकने के लिए। और वो किसी एक मामले के साथ मखसूस नहीं है, यानी मसला कश्मीर भी है, खुद पाकिस्तान की सलामती है, और क्योंकि हिंदुस्तान ने जो है पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की हुई है, कश्मीर के ऊपर उसने यलगार किया हुआ है और उस इलाके को, मकबूजा इलाके को मुहासरे में लिया हुआ है और उसको गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान के साथ मुंसलिक किया हुआ है। तो ये बहुत सारी ऐसी जो सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से जो है, यानी यहाँ एक जंगी फिजा हिंदुस्तान ने तैयार की हुई है। तो जहाँ तक हमारा एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, या कोई मुज़ाकरा हो सकता है या मुज़ाकरात हो सकते हैं, मुकालमा हो सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हिंदुस्तान अपनी जारियत की पॉलिसी को तर्क करे, कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है उसे ख़त्म करे, और जो उसने एक किस्म का नौआबादियाती कब्जा किया हुआ है कश्मीर के ऊपर उसे ख़त्म करे। और उसके जो ख़ासतौर से उसने 5 अगस्त 2019 के बाद इक़दाम किए थे, उनको सबको वापस ले। एक चीज़, एक नुक्ता जहन में रखिएगा कि ये बातचीत हो रही है आजकल के, शायद जो है हिंदुस्तान जो है उसकी वो स्पेशल स्टेटस को बहाल कर दे। तो स्पेशल स्टेटस को देखना होगा कि कैसे बहाल करेगा, क्योंकि पहले जो स्टेटस इनका दरमियान ताल्लुक था हिंदुस्तान के दरमियान और रियासत जम्मू कश्मीर के दरमियान, वो दो रियासतों के दरमियान मशरूत था और हिंदुस्तान ने ढोंग रचाया हुआ था, लेकिन दो रियासतों के दरमियान था। अगर कल वो जो है एक जो जिसको वो ये कहते हैं कि जनाब ये फेडरल कैपिटल टेरिटरी जैसे है, या फेडरल टेरिटरी के तौर पर जो उन्होंने जो यूनियन टेरिटरीज बनाई हुई हैं, उनके साथ जो है वो अगर हिंदुस्तान उनकी कोई ऑटोनॉमी बहाल करता है या कहता है कि ये स्पेशल स्टेटस है, तो वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इस किस्म की जो है हिंदुस्तान की बहुत सी ऐसी रियासतें हैं जिनको ये स्टेटस दिया हुआ है। ये एक बहुत बारीक कानूनी नुक्ता है और ये समझने की जरूरत है। दूसरी ये है कि हिंदुस्तान ने हमेशा जो है जो दो तरफा मुज़ाकरात हैं वो धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए हैं, कश्मीर के ऊपर कब्जा मुस्तकिल करने के लिए किए हैं, और पाकिस्तान ने अब से पहले जो है जो भी मुज़ाकरात हुए थे उसमें कुछ नहीं पाया। अब आखिरी जो आपका नुक्ता है वो बहुत अहम है। ये भी मैं ये कहूँगा कि अगर आपने हिंदुस्तान के साथ जो है दो तरफा मुज़ाकरात किए, तो उस सूरत में ये है कि कश्मीरी ये समझेंगे कि पाकिस्तान ने, हिंदुस्तान ने जो भी गैर कानूनी इक़दाम किए हैं, बिलखसूस 5 अगस्त 2019 के बाद, उनके ऊपर मोहर तस्दीक जब्त कर दी है। अगर आपका एक फोटो ऑप हो गया आपके वज़ीर ख़ारजा का या वज़ीर आज़म का हिंदुस्तान की क़यादत के साथ, या ऐसे मुरासलों का तबादला हो गया जिसमें ये तासुर हो कि हमारे कोई दो तरफा मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो उससे जो कश्मीरी उनमें मायूसी फैलेगी और वो समझेंगे कि पाकिस्तान जो है। अच्छा मिस्टर प्रेसिडेंट, अलाउ मी, आप जैसे फरमा रहे हैं, आपने कहा कि ये एक इम्प्रेशन कतन हम लोग अपने कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं दे सकते, जैसे कि आप फरमा रहे हैं, लेकिन ये बात है कि ये तो पाकिस्तान ने क्या क्लियर नहीं किया कि जब तक 5 अगस्त 2019 के इक़दामात का रिवर्सल नहीं होता या उनको वापस नहीं लिया जाता,
तब तक बात नहीं होगी। तो इस प्री रिक्विजिट के साथ के बाद अमन मुज़ाकरात अगर आगे बढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ, तो क्या वो काबिल कबूल होगा? जी बिल्कुल, अगर वो उसको उसी तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और फिर जो है अपने आइन के मुताबिक बिलखसूस जो आर्टिकल 35A है, जिसको ख़त्म करके वो पूरी वो हिंदू आबादी को ला रहे हैं मक़बूजा जम्मू कश्मीर में, उसको अगर ख़त्म करते हैं और ये भी इस बात को भी ऐलान करते हैं कि जो लोग 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ गैर कानूनी तौर पर आबाद किए गए हैं बाहर से लाकर, कि वो कश्मीर के शहरी नहीं हैं, तो इस हद तक उनको जाना होगा। ये नहीं होगा कि वो जो है इनको दे स्वीप इट अंडर द कार्पेट। एक और जो नुक्ता जो आपने पिछले सवाल में पूछा था वो रह गया था, मैं उसमें थोड़ी सी वजाहत कर दूं, वो ये कि ये जो मोदी ने मुज़ाकरात की दावत दी है कश्मीरी क़यादत को, देखना होगा कि उसमें शरीक कौन हो रहे हैं। क्या ये वही लोग हैं फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और जो महबूबा मुफ्ती, जिनकी ज़ेर क़यादत, जिनकी हुकूमतों में कश्मीरी जो है अपनी बसारत से महरूम हुए हैं, जिन्होंने कश्मीर को बार बार बेचा है अपने ज़ाती मुफादात के लिए, जमाती मुफादात के लिए, रियायात हासिल किए हैं और इस तरीके से नस्ल दर नस्ल कश्मीरियों को बेचते चले आ रहे हैं। ये लोग जो है कश्मीर के नुमाइंदे नहीं, कश्मीर के हकीकी नुमाइंदे वो हैं जो तिहाड़ जेल में मौजूद हैं, या उसके अलावा जो मुख्तलिफ कश्मीर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर के लिए खून भी दिया है और उन्होंने आज़ादी का अलम भी बुलंद किया है। अगर वो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होंगे और उनकी कोई वहाँ जो है न शिरकत होगी न सुनवाई होगी, तो इस किस्म का ये जो है, ये लोग तो उनके वफादार हैं, ये तो जय हिंद कहते हैं और बंदे मातरम बावाज़ बुलंद कहते हैं। सही सही। तो ये लोग जो है ना, ये किसी तरीके से ये कश्मीरियों की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। अच्छा, एक और ये भी नुक्ता आखिर में जरूर फरमाइएगा प्रेसिडेंट साहब के खारजा उमूर में क्या आप समझते हैं पाकिस्तान के लिए अब इस बात में तकाजा है, चूंकि फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान ने खासी एक्टिव एक पूरी डिप्लोमेसी आगे बढ़ाई और खातिर ख्वाह उसके नताइज भी आए। जाहिर है आपको पता है पाकिस्तान वॉज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिन्होंने काफ़ी वोकल होकर इस मामले को आगे बढ़ाया। फरमाइएगा, आपको लगता है कि क्या कश्मीरियों की एक्सपेक्टेशंस उस पूरी डिप्लोमेसी के बाद बढ़ गई हैं, चूंकि आपने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया था? जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नस्ल दर नस्ल, मैं भी जब अक़वाम मुत्तहिदा में रहा तो मैंने शब रोज़ जो है फ़लस्तीन के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद किया, जा कश्मीर के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद की है। और इसी तरीके से रियासत पाकिस्तान जो है रोज़ अव्वल से क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर आज की हुकूमत तक हम सारे के सारे फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन दो चीज़ें इसमें बताना चाहता हूँ कि सवाल यह है कि क्या फ़लस्तीनी हमारे साथ खड़े हैं, कि क्या अहले अरब हमारे साथ खड़े हैं उसी अंदाज से जिससे हम उनके साथ खड़े हैं। हम तो ये अपना जो है कौमी, मिली और इस्लामी फ़र्ज निभा रहे हैं, तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और इस मरतबा जो हुकूमत वक्त ने जो इक़दाम किए, हम उनको सराहते हैं और उनको सलाम पेश करते हैं फ़लस्तीन के लिए जिस बेबाकी से वो खड़े हुए। मैंने सिर्फ ये कहा है उसमें कि आप ये ना समझिए कि जो फ़लस्तीन के लिए आप मुहिम चलाते हैं या तहरीक चलाते हैं, वो कश्मीर की मुहिम का मुतबादिल है। इट इज़ नॉट अ सरोगेट और अ सब्स्टिट्यूट फॉर योर कमिटमेंट टू द कश्मीर मूवमेंट। एक चीज याद रखिएगा। और दूसरा जो इसमें मैं नुक्ता ये कहना चाहता हूँ कि वो ये है कि हमें जिस तरीके से यानी फ़लस्तीन की तहरीक चलाई, उसी तरीके से कश्मीर की तहरीक को चलाना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि 2019 में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में सारी दुनिया आपके साथ खड़ी हो गई थी। तो उस मकाम पे बैनुल-अक़वामी बरादरी को कायम रखना, ये हमारे ऊपर एक फर्ज आयद होता है, अहले जम्मू कश्मीर के ऊपर, अहले पाकिस्तान के ऊपर और हमारे जो भी दोस्त हैं, जो हलीफ हैं सारी दुनिया में। राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब फॉर स्पीकिंग टू अस। आपने ज़ाहिर है इनिशियल एक तमाम रिमार्क्स और हमें जामे एक सिमत दी है ताकि हम इस पर मजीद बात करें। तो सेनेटर ज़रका, आपकी तरफ लाते हुए यही बात और पैनल का रुख करते हुए आप बताइएगा कि ये फ़लस्तीन जैसी डिप्लोमेसी या जो फ़लस्तीन के लिए जितना एक्टिव रोल एक पाकिस्तान ने प्ले किया, राइटली सो, लेकिन वो कश्मीर के जद्दोजहद का मुतबादिल नहीं है। अभी आपने प्रेसिडेंट AJK को इस हवाले से सुना। आपको लगता है इन योर न्यूट्रल एंड फेयर असेसमेंट कि हम कश्मीर के लिए भी उसी तरह की डिप्लोमेसी आगे बढ़ा रहे हैं जैसे हमने फ़लस्तीन के लिए बढ़ाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोना।
मैं I would just like to say कि I am not neutral. I am a Kashmiri. I will definitely fight for the right of Kashmiris. So इवन you बेटर। cannot expect a neutral view from me. इवन And बेटर। I'm also a Pakistani. तो देखिए हम आपने खुद इसकी बात की और दुनिया देख रही है कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फलस्तीन के इशू को, जो वहां पर बर्बरियत हो रही थी उसके हवाले से, पाकिस्तान वाज द कंट्री, हमारे फॉरेन मिनिस्टर यहाँ से उठ के गए टर्की, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर को लिया साथ, फलस्तीन के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया, उनको 2 दिन लगे आने में, वो आए तो ये तीनों गए यूनाइटेड नेशंस, और वहां पर जो सलामती काउंसिल में जो हुआ, और फिर वो वहां पर कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने जनरल असेंबली की मीटिंग बुलाई और वो अल्लाह के करम से वहां पे रेजोल्यूशन पास हो गया। सो दैट वाज अ ह्यूज ह्यूज अचीवमेंट। और पाकिस्तान ने जिस लीडरशिप का मुजाहिरा किया, मैं बिल्कुल प्रेसिडेंट साहब से मुत्तफिक हूँ, सरदार मसूद साहब से, कि हमें उसी लेवल की डिप्लोमेसी कश्मीर पे चाहिए। अब चैलेंजेस क्या है? चैलेंज ये है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो यूनाइटेड नेशंस में जाके उन्होंने वहां भी कश्मीर का मुद्दा उठाया, उन्होंने अभी परसों भी HBO के साथ कश्मीर का मुद्दा उठाया, वो अपने आर्टिकल्स में भी लिख रहे हैं। बट मुझे ये लगता है, और हमारा जो कश्मीरी डायस्पोरा है, खा वो पाकिस्तान में हो, खा वो मुल्क दुनिया के दूसरे ममालिक में हो, वो गाहे बगाहे आवाज भी उठाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कुछ होमवर्क की कमी लगती है मुझे। हमें बिकॉज देखिए सिर्फ आवाज उठाने से या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की और फॉरेन मिनिस्टर की आवाज से आगे हमें जाने की जरूरत है। और ये क्योंकि देखिए दुनिया इस वक्त जितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं कश्मीर में, ह्यूमन राइट्स वॉच ले ले, मतलब वहां पर जो मैस गैंग रेप्स हुए, वहां पर कुपवाड़ा का इंसिडेंट 1991 का सबको पता है, मैस ग्रेव्स निकली 2009 में, और अब ये 2019 का जो 5 अगस्त का डिबेकल इन्होंने किया आर्टिकल 35A और 370 को रिपील करके, तो इन्होंने तो 10-10 12-12 साल के बच्चे उठा के कश्मीर से इंडिया की दूर दराज इलाकों में जेलों में फेंक दिए हैं, उन पे टॉर्चर हो रहा है। तो क्या हम, और अब जो सबसे बड़ा सानेहा हो रहा है कि सेटलमेंट्स हो रही हैं कश्मीर में, 5 लाख लोगों को उन्होंने डोमिसाइल दिया है कश्मीर से बाहर से, और उनको लाके आबाद करें, बिल्कुल जिस तरह इजराइल में वो लाके आर्मी के लोगों को और मिलिटेंट टाइप लोगों को लाके फलस्तीन में आबाद कर रहे हैं। इसी तरह चेंज का मॉडल इंडिया बिल्कुल ने सेम है, वो बॉर्डर मासलत रखता सिक्योरिटी है। फोर्सेस के लोगों को लेके उनको आबाद कर रहे हैं कश्मीर में। तो ये इंतहाई संगीन मामलात है, लेकिन इसके ऊपर जितनी आवाज दुनिया आलम में, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में तो हम सबको पता है, आपको भी पता है, असली मसला है इंटरनेशनल फोरा पे इन बातों को उठाने का, वहां पर हमारी तरफ से कमजोरी है और उसको हमें आगे लेके जाना चाहिए। और इसमें जितने हमारे एक्टिविस्ट हैं सबको अपना राइट प्ले करना है। आप देखिए आर्टिकल्स लिखने की जरूरत है, ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस कराने की जरूरत है, वेस्टर्न और यूरोपियन डिप्लोमेट्स को एंगेज करने की जरूरत है। काम बहुत सा हो रहा है हमारे यहाँ पर, फॉरेन हमारी मिनिस्ट्री बहुत कुछ कर रही है, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की मिनिस्ट्री भी बहुत कुछ कर रही है, प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर खुद बहुत कुछ करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो जो लीडरशिप दिखाई, इसमें जो स्टेट्समैनशिप दिखाई, उसका देखिए, यानी आपने खुद कहा कि पहली दफा 70 साल में पाकिस्तान बजाय हर बात इंडिया की मानने के इस दफा कह रहा है, निगोशिएट कर रहा है। और ये जो पोजीशन है ये पहले क्यों नहीं ली गई? ये मेरा आपसे भी सवाल है और पूरे पाकिस्तान से सवाल है कि क्यों आज तक जब हम हक पे हैं और इंडिया गासिब है और इंडिया जालिम है, तो क्यों पाकिस्तान हमेशा एक कमजोरी की पोजीशन लेता था, अब नहीं लेता? तो ये दिस इज समथिंग वी नीड टू थिंक अबाउट। और वो जो इंडिया के एक पुराने ठीक है, मैं स्टाफ थे, इजाजत दीजिएगा सेनेटर साहिबा, आपके इनिशियल रिमार्क्स मेरे पास आ गए, आई हैव टू गो टू अ क्विक ब्रेक। वापस आते हैं, साबिर बलोच साहब, अल्ताफ साहब से भी बात करते हैं, मजीद आगे बढ़ते हैं। स्टे विद अस, वी विल बी बैक। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से आगे बढ़ते हुए सेनेटर जरका ने ब्रेक से कबल अपनी जो पूरी बात और उनके इनिशियल रिमार्क्स हमारे पास, और अल्ताफ साहब आपकी इजाज़त से, ताकि पॉलिटिकल हमारे पास व्यू पॉइंट्स आए, फिर आप दोनों को सुन के अपना उस पर एनालिसिस हमारे सामने रखिएगा। साबिर बलोच साहब, ये जो पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात अभी सेनेटर जरका ने ब्रेक से पहले की, आपने सुना, उन्होंने कहा इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से पाकिस्तान ने भारत को कहा हो कि जी आप लोग शर्तें पूरी करेंगे तब हम आपसे बात करेंगे। तो ये एक इतना रेयर एक इंस्टेंस क्यों है? और दूसरा सर, कोई हुकूमत की मदद करें कि पार्लियामेंट चले, क्योंकि आपको पता है आपकी जमात और आप खुद साबिक डिप्यूटी चेयरमैन है सेनेट के, तो आपकी जमात पार्लिमानी जो डेमोक्रेसी है उसमें यकीन रखती है। तो आप ये बताएं कि ये पार्लियामेंट आगे चलेगी तो हम इन तरह के मामलात को डिस्कस कर पाएंगे ना, लाइक ऑन ऑन प्रोबेबली दीज फोरम्स, कि हम पार्लियामेंट में इन तमाम मामलात को लेकर जाएं, तभी ये मुमकिन होगा। देखिए मोना, बात ये कि आई डोंट नो कि आपने पता नहीं किस तरह रिलेट कर लिया कश्मीर इशू को पार्लियामेंट के साथ। बहरहाल जहां तक अब आपने मुझसे रोल ऑफ पूछा है पार्लियामेंट का कि उसको किस किस्म का रोल अदा करना चाहिए, आई थिंक शायद दिस व्हाट यू आर आस्किंग मी। बात तो ये है कि ये तो यानी डिपेंड करता है कि आपके जो हमारे जो गवर्नमेंट है जो इस वक्त, या आपके स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, या जो है ना प्राइम मिनिस्टर का जो या उसके कैबिनेट के मेंबर्स हैं, उनकी क्या पॉलिसी है कि किस तरह जो है ना उन्होंने उसको चलाना है। लेकिन अब तक तो हमने ये देखा है कि वो कॉन्सेंसस जो बिल्ड होनी चाहिए, इससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत में रहा या दूसरे जो पार्टी हुकूमत में रहे, उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि अपोजिशन को साथ लेके चलें और अपोजिशन की मिलके उनके साथ एक कॉन्सेंसस डेवलप करें हर इशू पे। हर अगर कोई बिल लाना है या कोई रेजोल्यूशन लानी है या कोई अमेंडमेंट करनी है, जो भी करना हो, तो वो मिल बैठ के जो है ना उसको कमेटी में, कमेटी के बाहर, ये सब चीजें उनको करनी चाहिए। देखो, बात मैं सिर्फ इतनी सी बात आपको बताऊं कि यानी इन्हीं जहां कानून साजी नहीं होती, जहां पर कंसेंसस डेवलप नहीं होता,
उससे बहुत बड़े नुकसान होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो पाकिस्तान को 1970 में, उस वक्त जब अलहदा हो गया ईस्ट पाकिस्तान, तो इन्हीं बुनियाद पे हुआ था कि जुल्फिकार अली भुट्टो का स्टैंड ये था कि आपने जो 6 पॉइंट्स अवामी लीग कहा था किसी के, आपने जो 6 पॉइंट्स लाए वो 6 पॉइंट्स आपके तो लीगल एक आप लीगली यानी इस पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी कि आप यानी आपकी हम हर बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन पर हम और आप बाहर बैठ के इनको टैकल करें, इनको इन पर बात करें और इन पर लेकिन उन्होंने नहीं माना, इसलिए कि वो असेंबली 1970 की जो असेंबली थी बेसिकली वो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी। वहां आपने आइन बनाना था, आइन था नहीं उस वक्त मुल्क में। और वो कोई हुकूमत ताजी की कोई ठीक है वो था, लेकिन बेसिक काम उसका आइन बनाना था। और आइन पर जब शेख मुजीबुर रहमान इतना रिजिड हुआ, उसने इतनी जो है ना बात न मानी और उसने 6 पॉइंट्स जो है ना कि जी कि मेरा ट्रेड अलहदा होगा, मेरी फॉरेन पॉलिसी अलहदा होगी, मैं जो है ना चाहूँ तो अपनी आर्मी भी बना सकता हूँ, मैं ये चीजें जो है ना पीपल्स पार्टी को और भुट्टो साहब को यानी वो उन्होंने एग्री नहीं किया। लेकिन उसका अंजाम क्या निकला वो आपने देखा। अब भी मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि जनाब कि अब भी आज भी अगर आप पार्लियामेंट के रोल को अलहदा कर लेंगे, पार्लियामेंट को आप वो मकाम और वो दर्जा नहीं देंगे कि जहां पर आप बैठ के यानी कानून साजी एक दूसरे के साथ मिल के करें, और आप हर चीज जो है ना अपनी आप समझते कि इसको मैं ला सकता हूं तो ठीक है, अगर नहीं ला सकता हूं तो ऑर्डिनेंसेस के जरिए जो है ना मैं इसको फिलहाल लाऊंगा। ये ऑर्डिनेंसेस जो आती हैं हमारी, ये तो एक शॉर्ट टर्म जो ना वो है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दत भी या, है और ये फेवरेबल तरीका तो नहीं एक है ऐसी ये। चीज है कि यानी आपने आज करना है, आज का दिन टाल लो, कल देखा जाए। लेकिन सर वो भी तो शिकायत करते हैं कि ऑपोजिशन कोई ताउन करे, कोई नहीं, ऐसा माहौल अपोजिशन ताउन, बनाकर देखो रखे मेरी बात पार्लियामेंट का। अपोजिशन ताउन करते ये तो एक गलत बात है ना। बात बेसिकली ये है, बात बेसिकली ये है मोना कि देखो दिस इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। ये आप ना कहें किसी के अपोजिशन को, कौन अपोजिशन को कन्विंस करे। अव्वल तो ये कि ऑनेस्टली मैं आपको अर्ज कर लूं कि आप इनके जो रैंक्स में आप देखें, कोई ऐसा शख्स आपको नजर आएगा कि आप वो जाके अपोजिशन के साथ एक स्टेंस की बात करें या यानी असेंबली में बैठ के एक जो है एक कॉन्सेंसस पे आके एक बात को आगे बढ़ाए। ये जो इनके लोग हैं, ये आवान हुआ, सईद हुआ, ये फवाद हुआ या फलाना हुआ, ये इन लोगों में वो अहलियत है या इन लोगों में वो इक्विपमेंटशिप है या इवन इमरान खान हिमसेल्फ उसमें वो पॉलिटिकल और वो माइंड है या इसमें वो डेमोक्रेटिक माइंड अच्छा, यानी है। कि आप कह रहे हैं कि वो आपको नहीं बिठाते तो इसी वजह से ये मामला पार्लियामेंट में नहीं जा पाते। जरा तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे भी बता दें साबिर साहब। आज बात की है, मैं आपसे फिर एक बात करना चाहता जी, जी। हूँ, एक मेरी बात सुनिए। जी, जी। कश्मीर पे आप देखें 3 जंगें आपने लड़ी। अच्छा 48 में आपने जंग लड़ी, 65 में आपने जंग लड़ी, और 70 का जो आप 99 में तस्करा कर आपने रहे थे जंग वो तो लड़ी। सबसे बड़ी अच्छा, जंग, क्योंकि जंगों पाकिस्तान एक तरह से जंगों टूटा उसमें मामला बिगड़ते हैं, ठीक तो नहीं हो सकते ना, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो। अच्छा अब बात यह है कि अब इसके अच्छा सफारती सतह पे आप माने या ना माने इस बात को कि आज के दिन टुडे हिंदुस्तान सफारती सतह पर पाकिस्तान से बहुत आगे है दुनिया में। आपका अच्छा। फॉरेन मिनिस्टर में वो लियाकत नहीं है। अब वो जुल्फिकार अली भुट्टो जैसी इक्विपमेंटशिप और लीडरशिप वो खत्म हो गई है। बेनजीर भुट्टो जैसी जो है ना अपने जाके फोरम पे अपनी बात को मनाना और अपनी बात को जो है ना विद लॉजिक टेक्निकली उसको जो साबित लेकिन करवाना, सर यूएनजीए में अच्छी वो तकरीर जमाना की। गया। आज फिर भी आपकी नजरें बिलावल भुट्टो पे हैं कि वो जाके इंटरनेशनल फोरम पे आपकी नुमाइंदगी करे कश्मीर के इशू पे। अभी या तो 2 चीजें, या आपने लड़ाई करनी है, लड़ना है, जबरदस्ती कश्मीर ले लें, या तो ये कि आप सफारती ताल्लुकात जो ना अपने ठीक करें और दुनिया के अच्छा साबिर साहब, अलाउ मी गई आप ही की बात से। दोनों नहीं कर अभी सकते। आपने सुना सेनेटर जरका तो कह रही है कि इससे पहले पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कभी बात ही नहीं की पाकिस्तान ने। पाकिस्तान तो हमेशा भारत से मतलब उनके आगे हम सबमिसिव हमें होना पड़ता था कि वो शर्त बताते थे कि आप ये शर्तें पूरी करेंगे तब हम बात करेंगे। तो अगर आप फरमा रहे हैं कि डिप्लोमेसी इज नॉट एट पार, तो ऐसा क्यों हुआ कि अब हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हैं? यानी अब हमने उनको शर्त बताई है कि आप 5 अगस्त 2019 का इकदाम वापस लेंगे तब हम बात करेंगे, वरना नहीं करेंगे।
साबिर साहब। जी, अब देखो ना, मेरी बात सुने, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन देखो दुनिया में हर चीज आपके यानी लीडरशिप पे डिपेंड करता है। प्लीज अभी आप इस चीज को माने, इस चीज को आप हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को देखें, आप हमारे आपको क्या करें, दुनिया के लोग नहीं जानते, हिंदुस्तान को पता नहीं है इस बात का कि जी के पाकिस्तान के अंदर कि जो एक नाइतफाकी जो बढ़ रही है, एक नाइतफाकी मौजूद है प्रोविंसेस के बीच में, सिंध वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब वर्सेस फ्रंटियर, बलूचिस्तान वर्सेस फलाना, ये सब चीजें ये मुल्क को कमजोर करने की बातें है। अच्छा, ये इंप्रेशन आपको लगता है ठीक है? हिंदुस्तान तो चाहता है इस बात को कि और कमजोर रहे, और बल्कि वो इसको और कमजोर करने के लिए अपनी पूरी जतन कर रहा है और करेगा, समझे ना, इसलिए वो करेगा कि वो तो जाहिर है उसको करना है और वो करता आ रहा है और करेगा। अब दूसरी बात में आपको एक बात आपको अर्ज करूंगा ना, बात यह कि हम आज भी बैठ के वही पुराना जनाब यानी के वो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन की बात करते हैं कि जी यूनाइटेड नेशन ने का जो रेजोल्यूशन 39 था सिक्योरिटी काउंसिल का, कि जी उन्होंने ये कहा था वो कहा था, यूनाइटेड नेशन का रोल खत्म हो गया आज दुनिया में, यूनाइटेड नेशन तो इफेक्टिव नहीं है। ये तो सर अच्छा, ये होल्ड ऑन टू दैट पॉइंट सर, मैं इस पे जरा वापस आती हूँ। ये तो आपने हमारे डिबेट को एक बड़ा एक मुनफरिद एंगल दिया है, कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि यही बात हम लोग करते हैं। वक्त इतना ज्यादा हो गया है, आगे बढ़ चुका है कि वो अब कश्मीरियों के अपने जो है ना ख्यालात में बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं। इन चीजों को सबको देखना चाहिए, यू हैव टू गो अकॉर्डिंगली। जो जो बात जो वो हकीकत है तो उसको देख लें, आप उसको समझ लें। आपको आज के दौर पर अपना जो वक्त है पुरानी बनानी पड़ेगी। राइट, ठीक है। ये नहीं है किसी के यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा था वो नहीं करेंगे, रोज बरोज रिफॉर्म्स ला रहे हैं वहां पे, इंडियन कानून साजी कर रहे हैं कश्मीर को जो है ना जस्टिफाई करने के लिए अपने साथ, एवरी डे तब्दीलियां आ रही है वहां पे। हम क्या कर रहे हैं, हम बैठे किसी के ठीक है जी साबिर साहब, अलाउ मी, मैं आगे बढ़ती हूँ। आपने बड़ी सारी हमें पॉइंटर्स दिए बात करने के लिए, और यूएन के हवाले से आपने कहा है कि वो पुरानी स्ट्रेटजी है। जी अल्ताफ साहब, योर व्यू, यूएन की स्ट्रेटजी पुरानी है, हाउ टू गो अबाउट दिस? अभी हमने काफी सारी बातें की हैं, आप किस नुक्ता नजर से ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पहले तो मैं पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत से, तमाम सियासी पार्टियों से बहसत कश्मीरी एक गुजारिश करना चाहूँगा कि मसला कश्मीर को पॉलिटिकल स्कोरिंग पॉइंट के लिए इस्तेमाल न किया जाए। ये आपकी नेशनल पॉलिसी है, आपके ज़िंदगी और मौत का मसला है, आपकी इकॉनमी इसके साथ मुंसलिक है, आपकी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ मुंसलिक हैं। लिहाजा कश्मीर पर के मुद्दे पर सियासत एक दूसरे के साथ न करें और इसको कंस्ट्रक्टिव डायलॉग इस पर करें। आप क्या कर सकते हैं कश्मीरियों के दुख ख़त्म करने के लिए, कश्मीरियों की सफरिंग्स को मिटाने के लिए। ये तो पहले सब ऑर्गेनाइजेशन, खासकर हुकूमत के साथ, हुकूमत पर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो अपोजिशन और दूसरी जमातों को साथ लेकर चले, तो सब ने इसमें रोल अपना प्ले करना होगा। दूसरी बात जो साबिर साहब ने कही कि यूएन रेजोल्यूशन एब्सलीट हो गई हैं, पुरानी हो गई है, उनको कोई नहीं, लेकिन कश्मीर के लिए आपके पास जो कानूनी रास्ता है कश्मीरियों को खुद इरादियत का, वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें ही फराहम करती है। उससे हम इनहराफ नहीं कर सकते, उससे हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर हम उससे बाहर निकल सकते हैं तो ये भी एक सक्सेस मोमेंट मानी जाएगी और दूसरी एक अलहदगी पसंद तहरीक मानी जाएगी, जो कि है नहीं, बल्कि हमारा मसला बुनियादी हुकूक का है, खुद इरादियत का मसला है। और इसकी गारंटी अभी, ये तो दूर की बात है, पिछले 2018-2019 में जब अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की रिपोर्ट आई कश्मीर पर ह्यूमन राइट्स पर, उसमें उस रिपोर्ट में साफ कहा गया कि कश्मीरियों का जो मसला है वो है खुद इरादियत का मसला है, दैट शुड बी गिवन टू देम। उसके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कहा गया कोई रास्ता नहीं है। तीसरी बात, उसके बाद आती है बातचीत, दोनों मुल्कों की बातचीत, पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ की आप बात कर रही थी। पाकिस्तान की तरफ से मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की अपोजिशन को, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को, आपने सिर्फ एक चीज़ को देखना है, कश्मीरी पिछले 73 साल से और खुसूसन पिछले 33 साल से जिस तरह की जंग लड़ रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, एक बहुत बड़ी ताकत के खिलाफ, जिस तरह सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर बने हुए हैं, उनमें किसी तरह की कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आती है। वो लड़ रहे हैं, लेकिन आप किसी कमज़ोरी का, किसी ऐसी चीज़ का शबा, कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसी कमज़ोर पैगाम रसानी कश्मीर के अंदर न करें, कोई ऐसी चीज़ न करें। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी न करें, उस सिलसिले में कोई ऐसा पैगाम कश्मीरियों को न दें जिससे उनकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो।
आज भी आपने ये तासुर क्यों लिया अल्ताफ साहब कि कोई ऐसा पैगाम यहाँ से जा रहा है जिससे उनकी गालिबन खुदा ना खास्ता देखिए हौसला मुख्तलिफ चिकनी हो रही चीज़ें जैसे इसी तरह से जो चीज़ें अभी तक चल रही, जो हमारे डिबेट में भी बहुत सारी चीज़ें आई, उस डिबेट से जो मैं बात ले रहा हूँ, आपको लगता है मोराल्स उससे कमजोर होते हैं? उससे तो चीज़ें ठीक नहीं है। ठीक है, देखिए right. जहाँ तक इस वक्त की सूरत हाल है, आज भी आप देखते 5 अगस्त के बाद हिंदुस्तान ने कश्मीर को, जैसे प्रेसिडेंट साहब कह रहे थे कि उसको एक लॉकडाउन में किया, उनको सीज किया, उन पर जुल्म जबर बर्बरियत, और लेकिन 2 साल गुजरने के बाद मोदी मजबूर हो गया, उसने अपने कोलैबोरेटर्स को जिनको उसने जेलों में डाला था, बंद किया था, सिर्फ ऑटोनॉमी मांगने के लिए या वो 370 का दिफा करने के लिए जो वो कर रहे थे, वहाँ पर बैठे थे, तो उनको भी जेल में डाला था। उस पर बात करने की उनको इजाज़त नहीं थी। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद कम से कम उनको वो बुलाने पर मजबूर हो गया, उन कंधा देने के लिए, एक बार फिर भारतीय ताबूत को कंधा देने के लिए वो लोग फिर हाजिर हो गए। इसका मतलब ये कि कश्मीरी अपना रिजालो दिखा रहे हैं ऑन ग्राउंड, और वो अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हुए, उन्हें कोई कमजोरी नहीं है। हमारे लीडर्स जो पिछले 2 साल से नहीं बल्कि साल से, कुछ लोग 18 साल से जेलों में, कुछ 10 साल से, कुछ 5 साल से जेलों में सड़ रहे हैं, उनके पास भी हिंदुस्तान जाता है। उनको भी हिंदुस्तान कहता है लेट अस टॉक आउट ऑफ बॉक्स, इसके बगैर बात करें। यानी कि जो अभी प्रेसिडेंट साहब फरमा रहे थे कि जो जेलों में बंद हैं लोग, उनको लाएं, उनसे बात करें, तो आप कह रहे हैं उनसे भी बात हो रही है। असल लोग तो वो हैं, उनके पास भी हिंदुस्तान, लेकिन वो कहते हैं हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। बात हम करेंगे, किस चीज पर बात करेंगे? वो बात होगी कि आप, पहली बात यह है कि कश्मीर को एक मुतनाज़ा हिस्सा तस्लीम करें। दूसरी चीज ये, आप जो कहते हैं कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, ये रट खत्म करें। जो आपने यहाँ पर 9 लाख से ज्यादा फौज लाई है, इस फौज को निकालें और कश्मीर के अंदर इस्तिसाब राय करें। अगर इस्तिसाब राय के जरिए कश्मीरी आपके साथ मिलना चाहते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। तो हिंदुस्तान हर कोशिश, हर हरबा, सियासी हो, अस्करी हो या सफारती हो, महज पर आपने मोना, आपको ज़्यादा देखती हैं इंटरनेशनल मीडिया को, सारी चीज़ों को आपने देखा होगा। हिंदुस्तान ने 15 साल कश्मीर की तहरीक के खिलाफ बैरूनी दुनिया में किस तरह से प्रोपेगेंडा किया, फेक न्यूज़ किस तरह पहुंचाई, दुनिया के अंदर पहुंचाई, लेकिन वो भी एक्सपोज हो गई। हिंदुस्तान का हर हरबा नाकाम हो गया। मुख्तसर अल्ताफ साहब, अगर आप इस पे एक और जुमला फरमा दें कि आपके पास इत्तला क्या है एज एन एक्टिविस्ट कि ये जो APC बुलाई गई है, इसमें क्या प्लान है मोदी हुकूमत का? देखिए 2 प्लान है मोदी हुकूमत का। पहला प्लान तो यह है कि जो कुछ 5 अगस्त के बाद उन्होंने किया है उसको लीगलाइज करने के लिए एक बार फिर इन कोलैबोरेटर्स को इस्तेमाल करना, उनको ये कहना कि वी आर गोइंग टू जम्मू कश्मीर को, कुछ लोगों में इनमें से कहते हैं कि स्टेटहुड हमें वापस दिया जाए, वो उसके अंदर काम करना चाहते हैं। तो जो गैर कानूनी इकदामात हिंदुस्तानी रियासत ने 5 अगस्त के बाद किए हैं, मोदी हुकूमत इनके ज़रिए उन गैर कानूनी इकदामात को कानूनी शक्ल देना चाहती है। डिलिमिटेशन कश्मीर में करके जम्मू के सूबे को, उसके अंदर जो उनका फ्रेमवर्क है, जो उन्होंने मॉडल बनाया हुआ है कि रियासती असम्बली जो बाद में बनेगी, उसके अंदर जो है गैर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा होगी और एक हिंदू चीफ मिनिस्टर होगा, या अगर मुसलमान भी चीफ मिनिस्टर होगा लेकिन वो एक कमज़ोर सा चीफ मिनिस्टर होगा उसमें। ये तमाम चीज़ें करके इसमें उसकी मदद इस वक्त लेना चाहते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद लेना चाहते हैं कि वो डिलिमिटेशन में उनकी मदद करें और उसके बाद उनके साथ जो अगली चीजें होंगी, अब देखना होगा क्या होगा। उसमें कोalition बना ले, एलाय बन जाए उनके जैसे पहले बने थे। तो ये अफसोस के साथ ये कि अल्ताफ साहब ने बताया कि गोया उसी चीज की तौसी है। सेनेटर जरका, ये तो हम एक तरह से तासुर यहाँ पर ये ले रहे थे कि जो सालसी कर रहे हैं या जो पावरफुल मीडिएटर्स हैं, उनकी बात कोई मानी है और भारत ने कोई थोड़ी, जैसे कहते हैं, कोई उन्होंने शर्म खाई है और वो 5 अगस्त के हवाले से वापस जा रहे हैं। लेकिन ये तो अभी अल्ताफ साहब अपने पास से बहुत बावसूख तौर पर बता रहे हैं कि वो तो उन्हीं इकदाम को मजीद आगे बढ़ा रहे हैं। तो फिर क्या रह गया? फिर हमारी डिप्लोमेसी के हवाले से भी सवाल है। और फिर ये कि प्राइम मिनिस्टर ने भी ये उसमें अपने इंटरव्यू में कहा कि न्यूक्लियर पूरे प्रोग्राम के या न्यूक्लियर आर्म्स को अक्वायर करने के वो एक तरह से खिलाफ हैं अगर भारत का फैक्टर ना होता। जी जरका साहिबा। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। आपकी आखिरी बात मैंने सुनी नहीं, अगर भारत का फैक्टर ना होता। जी जी, मेरा ये अर्ज था कि आपने इंटरव्यू में, जो प्राइम मिनिस्टर खान का इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने भी ये कहा कि ही इज अगेंस्ट अटेनिंग न्यूक्लियर आर्सेनल अगर भारत का फैक्टर ना होता। तो पाकिस्तान के वो किसी हक में इसमें नहीं है कि पाकिस्तान अपने आप को मजीद न्यूक्लियर तौर पर आर्म करे। जी जी,
बात ये जी कि इस वक्त जो ग्लोबल पावर्स और जो रीजनल शिफ्ट्स आ रहे हैं पावर स्ट्रक्चर में, और अफगानिस्तान से अमेरिका का निकलना एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, और इसकी वजह से पाकिस्तान को कुछ लेवरेज मिल रही है। पाकिस्तान इस वक्त सख्त प्रेशर में है। यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे अपनी बेसिस चाहता है और जो भी उनके फर्दर अजाइम है, और पाकिस्तान इस दफा उनका आगे से प्रॉक्सी नहीं बनना चाहता। अब जो कश्मीर का जो इशू है, खान साहब ने अपने इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बाकी चीजों के बारे में, तो उन्होंने कश्मीर का इशू उठाया। उन्होंने कहा हमारा तो कोई इशू ही नहीं है सिवाय कश्मीर के हिंदुस्तान के साथ, हमारे नेबर हैं, हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, कश्मीर का इशू सॉर्ट आउट हो जाए। सो प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त लेवरेज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कश्मीर के इशू को हाईलाइट किया जाए और अमेरिका को बावर कराया जाए, क्योंकि अमेरिका तो एक उनकी जो पॉलिसी है वही पॉलिसी फलस्तीन में है, और उससे बहुत एक बदतर पॉलिसी कश्मीर में है, क्योंकि कश्मीर का तो वो जिक्र ही कहीं नहीं करते। और कश्मीर का जिक्र ना करना एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए, क्योंकि फलस्तीन का तो फिर भी जिक्र हो जाता है, कश्मीर का तो जिक्र ही कहीं नहीं है, जिस नंबर की ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहां हो रही है। और जो अल्ताफ साहब ने कहा, उन्होंने सही कहा। असल में बात यह है कि हमें ये बात समझनी है कि हिंदू और जो खास तौर पे हिंदुत्वा सोच है, वो एक बहुत ही सोच समझ के बड़े उनके अजाइम इस हमारी तरह वो सीधे सीधे काम नहीं करते, उनके बहुत सामने और पीछे मुख्तलिफ काम चल रहे होते हैं। तो वो डेफिनेटली मोदी सरकार का वो क्या करना चाहेंगे, वो एक तरफ से तो अमेरिका को बताएंगे कि ले जी आपके प्रेशर के अंडर आके हमने एपीसी कॉल कर ली, हम सारे मामला ठीक कर लेंगे। लेकिन असल में वो जो करने जा रहे हैं, जो अल्ताफ साहब ने कहा कि वो जम्मू को अलहदा करना चाह रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जम्मू में वो क्योंकि वैसे ही वहां पे आबादकारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहना है कि जी जम्मू तो इंडिया यूनियन का हिस्सा हो गया, और इसके लिए वो जो कठपुतली उनके लोग हैं, महबूबा मुफ्ती और ये उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, सारे ये जो लोग हैं, इन लोगों से वो लेंगे अपनी रबर स्टैम्प, और उसके बाद कश्मीर को, जो कश्मीर वैली है, उसको वो एक छोटा सा हिस्सा अलहदा कर देंगे। तो ये वक्त है कि हम इन पे प्रेशर डालें, और ये वक्त है कि इसके ऊपर एक्टिविज्म हो, और सिर्फ पाकिस्तान में ना हो, पूरी दुनिया के कश्मीरी इसके ऊपर एक्टिविज्म करें और यकजान हो के बहुत अच्छा। जिस तरह अल्ताफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान के सियासी पार्टियों को अबव पार्टी लाइंस कश्मीर के इशू को, इट इज अ नेशनल इशू। देखिए, आप टेरिटोरियल मसाइल को छोड़ के ये बात पाकिस्तानी भूल जाते हैं कि कश्मीर को कायदे आजम ने पाकिस्तान की शहरत कहा था। क्यों कहा था? इसलिए कि कश्मीर नहीं है तो पाकिस्तान का पानी भी नहीं है, और पानी के मसाइल तो आप देख ही रहे हैं। तो पानी जब तक अगर हमें पानी चाहिए, आप कश्मीरियों के दर्द को छोड़ दें, अगर पाकिस्तान ने जिंदा रहना है, आगे चलना है, तो कश्मीर के बगैर और कश्मीर के पानी के बगैर पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान को बहुत मसाइल होंगे। इसमें एक ट्रिकी सवाल भी है ना, कि मैं अभी साबिर साहब की तरफ जाने से पहले मुख्तसर अगर आप इसका जवाब फरमाएं कि हमने यूएस को तो मना कर दिया, हम उनको बेसिस नहीं देंगे, या अफगानिस्तान के को अटैक करने के लिए कोई भी रास्ता उनको नहीं दिया जाएगा। हैविंग सेड दैट, क्या आपको लगता है कि फिर यूएस या ये जो पावरफुल, ये जो यूएस की लॉबी है, वो हमारा साथ देंगे कश्मीर का मसला हल कराने में, अगर हम उनकी बात नहीं मान रहे, हमने उनको स्ट्रेट नो कर दिया है तो? देखिए जी, आप भी बहुत समझदार हैं, मैं भी दुनिया को कुछ जानती हूँ। आपको क्या लगता है, अमेरिका का पास्ट बिहेवियर आप देख लें, अमेरिका क्यों आपकी साइड लेगा? देखिए, अमेरिका वो मुल्क है जिसने सीरिया, जिसने लिबिया, जिसने इराक में जो कुछ किया, वो क्यों किया? उन्होंने वहां उन मुल्कों को तबाह कर दिया। अच्छे खासे चलती हुई इकोनॉमीज थी, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन थी, उनका क्या रह गया है वहां पे? तो आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि अमेरिका कश्मीर के साथ, अमेरिका तो इंडिया को अपना पार्टनर समझता है, और आप ये भी जानते हैं कि इजराइल के बड़े गहरे उनके ताल्लुक हैं हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान इजराइल की तकलीद करता है। तो हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा, उनके ऊपर हम कुछ डिपेंड नहीं कर सकते। वी हैव टू बी द स्ट्रांग पार्टी इन दिस। साबिर साहब, आप बताएं, ये आपने सुना अल्ताफ साहब कह रहे थे कि ये जो सियासी लाइन से बालातर होकर हमने कश्मीर के मसले को लड़ना है, और वो ये कह रहे थे ये मायूस कुन बातें हैं जो कश्मीर के मामले पर सियासत चमकाना।
क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? और दूसरा ये भी फरमाएं कि ये अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान ने मना कर दिया है अमेरिका को कि कोई अड्डे नहीं दिए जाएंगे। ये आप कैसा देखते हैं मौकफ? ये अच्छा मौकफ है या आपको लगता है इसमें प्रॉब्लम है? मोना देखो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि सियासत से बालातर होकर यहाँ पाकिस्तान में कौन सियासत से बालातर होकर बात कर रहा है या सियासत इशू पे सियासत कर रहा है। बात वो नहीं है बेसिकली जिस इल्ताफ साहब ने फरमाया। बात बुनियादी ये है कि आपको एक स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत है। अगर वाकई आप चाहते हैं कि जन डिटरमिनेशन राइट्स जो है ना उनको मिल जाए कश्मीरियों को, तो पहले तो ये कि आप सबसे पहले बुनियादी बात तो ये कि आप खुद भी तो ये देखें, इस बात को यानी सोचें कि क्या यानी कश्मीरी अब भी वही चीज चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं। क्या कश्मीर में जो स्ट्रगल है, कश्मीर में जो कुछ चल रहा है, क्या उनको पाकिस्तान की हिमायत की जरूरत है या क्या पाकिस्तान उनको वो हिमायत दे सकता है कि जो वो चाहते हैं। तो ये अब वो अगर दो चार पुराने बुढ़े 70 साल 80 साल पुराने लोग जो बैठ के जो ना उन्होंने एक जो सियासत की है, अब उनका दौर खत्म हो गया है। नए लोग आ गए हैं, नए सोच के साथ आ गए हैं, वो मिलिटेंट्स हैं, वो लड़ रहे हैं, वो जंग कर रहे हैं। तो अब ये चीजें बहुत तब्दीलियां आ गई हैं उस यानी टेरिटरी में। हमने बिल्कुल ही गैर जानबदार होके अपने मसाइल को देख के अपने यानी जो हमारा जो इख्तियारात सही है, है, फेयर हमारा इनफ। जो वो पावर साबिर साहब है, इसीलिए तो कह हम रहे उन हैं कि सब हक चीजों खुद को इरादियत देखें कि भी हम कितना खुद मदद कर डिसाइड सकते हैं, करें क्या कि कर वो सकते क्या हैं, चाहते हैं। हम तो वक्त यही कश्मीरियों अच्छा को कह रहे एक हैं। बात ये है कि अभी आज अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि जी कि हमें जो है ना हम अफगानिस्तान को वो अड्डे नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई अब अमेरिका को देखो, अब 70 साल से तो अमेरिका आपके अड्डे इस्तेमाल पाकिस्तान में कर रहा है। 70 ईयर से ये कौन सा अड्डा था पाकिस्तान का जो अमेरिका को नहीं दिया गया। अच्छा बात ये था कि लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात अर्ज कर रहा हूं आपको कि आप जब तक के वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, ग्लोबल सियासत को समझेंगे नहीं और उसी के पैरामीटर में अपनी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, आपको नुकसान हो। अच्छा, यानी साबर साहब मुझे सिर्फ इतनी क्लैरिटी देते हैं। आपने कहा 70 साल से हम अड्डे दे रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं अभी अब तो मना कर दिया है ना, तो आपको नहीं जी, अब तो उनको जरूरत भी नहीं है। अब इनके मना अच्छा, अब करने उनको से जरूरत कोई नहीं। फर्क ठीक पड़ता। है, देखो ठीक ना, है, कोई सही फर्क है। नहीं पड़ता कि ये इन्होंने मना किया या कुछ नहीं किया है। जी, अजी मैं कल को अगर इमरान खान को एड दे दे, पैसे दे दे, वो उसी वक्त तमाम अड्डे साबिर साहब मुझे इजाजत उनकी दीजिएगा, मैं खिदमत में अल्ताफ पेश साहब कर का देंगे। एक पार्टिंग सेंटेंस लेना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना ही वक्त है। अल्ताफ साहब, वन क्रिस्प सेंटेंस मैं क्लोज करूंगी प्रोग्राम पे। जी बात ये है कि क्रिस्प सेंटेंस ये है मेरी तरफ से कि जिस प्रेसिडेंट साहब ने जहाँ से शुरू किया था, जो फॉरेन पॉलिसी जिस वक्त हमने देखा फ़लस्तीन पर, आई वांट टू सी दैट टाइप ऑफ जंप इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग कश्मीर। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी टू अर्न फ्रेंड्स होना चाहिए, नॉट टू अर्न एनिमीज़। थैंक यू। राइट नाज़रीन, इस नोट पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन। सेनेटर जरकस और वर्दी हमारे साथ थी, साबिर बलोच साहब, अल्ताफ हुसैन वानी, और हमें फोन लाइन पर प्रेसिडेंट एजे के सरदार मसूद खान ने भी ज्वाइन किया था। दैट विल बी ऑल फ्रॉम अस। इंशाल्लाह सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।